जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों। तो ये पिछले साल का पेपर है जो मेरे पास है और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोग को जो है ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर बेहतर तरीके से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तीन घंटे का पेपर होता है आप लोग का ये, और कितने मार्क्स का होता है तो आपका होता है ये 80 मार्क्स का पूरा पेपर, फुल फ्लेज पेपर। आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोग को जो एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सवाल इस बार आपसे एग्जामिनर पूछेगा, किस तरह से आप लोग को सवालों को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक देखिए। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया आपको ये इंप्रूव करना चाहिए, मैं जरूर इंप्रूव करूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो है मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से पहले जो है आप लोग को पहले ये देखना चाहिए कि भाई कितने सवाल है टोटल, कितने सेक्शंस के अंदर इसको बांटा गया है। जैसे इस वाले पेपर को जो है 5 सेक्शन के अंदर बांटा गया है। खंड क यानी कि 1 से लेकर 12 तक आपके 1 नंबर के सवाल होंगे। खंड ख जो होगा 13 से लेकर 18 तक आपके 2 नंबर के सवाल होंगे, जिसमें आपको 50 से 60 शब्द लिखने पड़ेंगे। खंड ग जो है 19 से लेकर 23 तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंकों के, 100 से लेकर 120 शब्द। और जो खंड घ है वो 24 से 26 सवाल होंगे, ये कार्टून पर और पैसेज पे आधारित सवाल होंगे। और आखिरी जो खंड है वो आपका 27 से लेकर 30 तक है, जिसके अंदर आपको 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और 170 से 180 शब्द लिखने हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्या बोरिंग बता रहे हो भैया, लेकिन बाबू आप लोग को पता होना चाहिए। कई बार बच्चे जो होते हैं वो ठीक से देखते नहीं है कितने नंबर का सवाल है, और वो लोग जो है ज़्यादा नंबर के सवालों पे कम शब्द लिख के आते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क्स जो होते हैं कम मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउस द जोश आप लोग एक बार बता दीजिए कि कैसा आप लोग का जोश है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेक्शन है 1 से लेकर 12 तक आपके बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल आपका 1 नंबर का है। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई काल क्रम अनुसार जो है तमाम घटनाएं दी गई हैं, इनको जो है समय के अनुसार आपको लोग को क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है। तो ठीक है, बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद वाली घटना, उसके बाद वाली घटना, उसके बाद वाली घटना। ठीक है, तो देखिए इन सब में सबसे पहले जो घटना हुई थी वो आपकी क्या हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर। तो रूस की क्रांति यानी थर्ड वाला जो है वो आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड जो है सभी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, थर्ड पहले जो है सभी के ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हो गया तो दोस्तों, रूस की क्रांति के बाद में आपका क्या हुआ था कि भाई गोरबाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बने थे, महासचिव बन गए थे। मिखाइल गोरबाचेव को जो है कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बना दिया गया था, महासचिव। तो थर्ड के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो थर्ड के बाद में सेकंड आपका देखिए कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से ऑप्शन है, तो बस एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन बी के अंदर, थर्ड के बाद सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद क्या घटना हुई थी दोस्तों, तो उसके बाद में थर्ड के बाद में 2 मिनट थर्ड के बाद में आपका होना चाहिए, सॉरी थर्ड के बाद में आपका फर्स्ट होना चाहिए, सॉरी थर्ड के बाद में फर्स्ट हमने देखा ना, तो ये आपका ऑप्शन ए। तो उसका राइट आंसर ही क्या है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड के बाद में फर्स्ट घटना हुई थी और फिर उसके बाद में क्या बनाया गया था दोस्तों, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था यानी फोर्थ, और फोर्थ के बाद में बचा सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थर्ड पहले आएगा, उसके बाद में पहली घटना फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कालक्रम अनुसार देखना है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी है दोस्तों, इसको देख लीजिए आप आराम से, जो इंग्लिश वाले बच्चे उसको देख सकते हैं। फिर अगला सवाल आपसे क्या पूछता है, प्रश्न नंबर सेकंड पूछ रहा है कि भाई किन मध्य एशियाई गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने जो है पहले 10 वर्षों के लिए अपने को सत्ता में नियुक्त किया। पहले तो भाई पार्टी इलेक्शन की सहायता से जो है वो लोग नेता बन गए। उसके बाद में जो है देश के अंदर संविधान बदल करके जो है अगले 10 सालों तक जो है अपना जो कार्यकाल है उसको बढ़ा लिया। तो भाई कौन कौन से देशों ने काम किया भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो निरस्त्रीकरण के लिए, निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, निरस्त्रीकरण का मतलब होता है कि भाई कुछ हथियारों को जो है त्याग देना। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि भाई निरस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों से डैश अपेक्षा की जाती है। किसकी, क्या चीज़ की अपेक्षा की जाती है भैया, कि भैया कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का।
आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? भैया वो लोग जो अपने देश को जो है युद्ध के चक्कर में जो है, या फिर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप के वजह से, या फिर राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से जो अपना देश छोड़ देते हैं, दूसरे देश के अंदर पनाह लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको प्रवासी बोला जाता है, सॉरी शरणार्थी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शरणार्थी। जो दूसरे देश की शरण में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों? तो मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है। तो देखिए आपको इस सवाल को कैसे डील करना है, आपको इस तरह से इस सवाल को डील करना है कि हो सकता है कि आप लोग को जो है इनमें से केवल एक का पता हो आंसर, एक का जो है डेट आपको सही पता हो। तो जिसका आपको डेट पहले पता ना हो, पहले उसका आंसर देखिए, पहले उसको मिलाने की कोशिश की। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि भी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन का सबको पता होता, कब हुआ था दोस्तों? 1992 का। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन थर्ड जो है, इसका राइट क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर थर्ड का सेकंड देखिए किस किस के में है। ठीक है, तो देखिए थर्ड कहाँ है? थर्ड ये रहा आपका थर्ड का सेकंड ये है। बाकी कहीं थर्ड का सेकंड दिख रहा है? इसका थर्ड का थर्ड ही दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, थर्ड का फोर्थ दे रखा है। तो केवल एक ही में जो है आपका थर्ड का सेकंड दे रखा है और हमको वही पता है। तो इसलिए जो है जहाँ पर थर्ड का सेकंड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको बस एक पता था और आपने जो है एक पते से जो है आपने पूरा आंसर क्या कर लिया दोस्तों? ठीक कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप लोग को जो है पता होना चाहिए। तो यही आपको टेक्निक यूज़ करनी है पेपरों के अंदर। यही फायदा होता है जब आप लोग को कोई पेपर डिस्कस करा रहा होता है ना, तो आपको ये टेक्निक ही बताता है। फिर बाकी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। क्या आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों? जैसे आप लोगों को पता चल गया भाई थर्ड का सेकंड है, थर्ड का क्या है? सेकंड है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था भारत के अंदर? तो थर्ड यानी कि 2001 के अंदर लाया गया था। बिजली अधिनियम कब लाया गया था भारत के अंदर? यानी सेकंड का फोर्थ यानी 2003 के अंदर लाया गया था। पृथ्वी सम्मेलन हमने पता ही कर लिया। फिर बच गया वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियंस, ये कब हुआ था? 1975 के अंदर हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो ये देखिए कथन वाला है, कथन और कारण वाला सवाल पूछा गया है। तो क्या बोलता है दोस्तों इसके अंदर? इसके अंदर कथन दिया होता है और उस कथन को प्रूफ करने के लिए कारण दिया होता है। अगर कारण ठीक तरीके से कथन को प्रूफ कर पा रहा है तो आपको आंसर बता देना। तो देखिए क्या बोलता है कि भाई साझी संपत्ति के संसाधन जो है ना पूरी दुनिया में क्या है? आकार की वजह से, गुणवत्ता की वजह से, गरीबी की वजह से क्या है? उनकी कमी होती जा रही, घट रहे हैं संसाधन जो पूरी दुनिया के अंदर है। तो कारण क्या दे रखा है इसके लिए कि भाई साझी संपत्ति या के घटने के सबसे बड़े कारण है निजीकरण, गहन खेती हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इन्वायरमेंट के अंदर गिरावट आ रही है, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट आ रही है। तो क्या कारण सही है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाई कथन और कारण दोनों ही क्या है? सही है। और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग को इसको देखना है। फिर बात करता है प्रश्न नंबर 7 के बारे में। किसके बारे में? कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी पहली लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी? हम लोग को पता है कि भाई भारत के अंदर चुनाव सबसे पहले कब कराए गए थे? तो 1952 के अंदर जो है चुनाव कराए गए थे, है ना। तो जब भारत के अंदर पहला आमसभा चुनाव हुआ था तो उसके अंदर पहली विपक्षी पार्टी कौन सी थी? तो आप कौन सी थी दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 बोलता है कि भाई भारत में कौन से साल में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू किया गया था? आज जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो पहले तो लोग पर्चे डालते थे, जो सी पार्टी को वोट देना है, कैंडिडेट को वोट देना है, उसका पर्चा डाला जाता था। लेकिन आज क्या है आपके पास? ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसकी आपको उस पर जाकर जो है बस बटन दबाना है और आपका वोट डल जाता है। तो सबसे पहले भारत में कौन से साल में शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को? तो शुरू किया गया था 2004 के अंदर दोस्तों, है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है दोस्तों? कि भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता किया गया था, है ना, 5 सिद्धांत थे। कौन कौन से 5 सिद्धांत थे? कि भाई हम एक दूसरे देश की विदेश नीति बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे देश में शांति स्थापित करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संप्रभुता को बढ़ावा देंगे। ये तो भारत और चीन के बीच में संबंध किए गए थे 5 सिद्धांत, इसलिए इसका नाम रखा गया पंचशील। तो कौन से साल किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1954 के अंदर। कब किया गया था? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग को जो है एमसीक्यूज को डील करना है, इस तरह से आपको एक नंबर वाले सवालों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर दोबारा देखिए कथन वाला और कारण वाला सवाल आ गया, इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोलता है दोस्तों कि असम के एक जनजातीय राज्य के बजाय अनेक राज्य अलग करके बनाए, यानी कि असम जो राज्य था उसमें उसको तोड़ करके कई सारे राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में बांटा गया, ये कथन है। अब इसके पीछे कारण क्या दे रखा भैया? कारण सही है कि नहीं? देखिए, प्रमुख जनजातीय समुदायों के नेता असम से अलग होना चाहते थे। क्या भाई इस वजह से जो है असम को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया? तो भाई बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाई दोनों सही हैं और कारण जो है कथन के सही तरीके से क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है।
फिर प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है कि भैया 1955 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, कहाँ पर जो है 1955 के अंदर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारडूंग। बारडूंग के अंदर जो है, बारडूंग एक जगह है, यहाँ पर इसको जो है संपन्न कराया गया था इस मीटिंग को। फिर प्रश्न नंबर 12 बोलता है कि दिमसा समुदाय भारत के कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है। हम लोग को पता है भारत के अंदर कई सारे जो है समुदाय पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। तो उसी में से एक दिमसा समुदाय है, वो भारत के कौन से राज्य के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम के अंदर जो है दिमसा समुदाय पाया जाता है। ठीक है, हाँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि असम के अंदर से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, हाँ, जो हर साल जो है असम के अंदर बाढ़ लेके आ जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरह से जो है आप लोग का 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे। हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, है ना। आपको ऑप्शंस में से जो है बस छांटने थे। अब हम बात करेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में, खंड ख के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, खंड ख के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या बोलता है कि भाई बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था ना, पूर्वी पाकिस्तान में लोगों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध के कोई 2 कारण बताइए। हम लोग को पता है कि भाई आज का जो बांग्लादेश है कभी वो पाकिस्तान का अंग हुआ करता था, जिसको पहले के टाइम में लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, है ना। पाकिस्तान 2 था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को जो है पश्चिमी पाकिस्तान वाले पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग बंगाली भाषा बोलते थे। ठीक है, इसके बाद में फिर इन पे जो है उर्दू की भाषा को थोपा जाता था। और क्या बात थी दोस्तों, और जो है इनको राजनीतिक अधिकार नहीं दी जाते थे। तो ये विरोध के कुछ कारण थे, है ना। तो ये आप लोग को लिख देना पेपरों के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 14 बोलता है कि भाई समकालीन विश्व में जो है वैश्विक गरीबी जो है किस प्रकार से जो है सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है दोस्तों। तो इसमें आप लोग क्या बता सकते हो कि भैया किस प्रकार से गरीबी जो होती है ना, कई सारे अपराधों को जन्म देती है। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि लोग, कई सारे गैंगस्टर्स वगैरह, गुंडे वगैरह जो है वो गरीब रहते हैं। ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं रहता, इसलिए वो क्राइम करते हैं दोस्तों। अधिकतर देखा गया कि 95% वही लोग क्राइम करते हैं जिनके पास जो है संसाधन नहीं होते हैं, गरीब होते हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि उनको खाना नहीं है तो फिर वो खाने की तलाश में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए जो है गरीब जो गरीबी होती है ना, वो किसको जन्म देती है, अपराध को जन्म देती है। तो ये बताना है कि भाई किस प्रकार से जो वैश्विक गरीबी है वो किस लिए खतरा एक बनता जा रहा है। तो इस तरह से खतरा बनता जा रहा है, अगर लोगों के पास संसाधन होंगे बढ़िया तरीके से, खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ होगा, तो वो लोग कभी क्राइम करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि जिनके पास ये सब चीज़ें वो क्राइम नहीं करते, क्राइम वो भी करते हैं, लेकिन संभावना ज़्यादा होती है गरीब इंसान के क्राइम करने की, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी वजह है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। ये 2 नंबर का है। तो ये बोल रहा है कि भारत में नियोजित विकास की जरूरत पर सहमति बनाने में सहयोग देने वाले किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। कि हम लोग को पता है भाई भारत के अंदर जो है नियोजित तरीके से विकास किया जाता है। नियोजित का मतलब क्या होता है, प्लानिंग तरीके से। जैसे आप लोग हो, जब आप लोग एग्जाम देने से पहले आप लोग प्लानिंग कर लेते हो कि भाई कौन से सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पढ़ाई लिखाई करते हो और अपने टारगेट को अचीव करते हो। इसी तरह से भारत सरकार भी क्या करती है, देश के अंदर विकास करने के लिए नियोजित प्लानिंग करती है, नियोजन करती है दोस्तों, कि उसको कौन कौन से सेक्टर में विकास करना है, कृषि में विकास करना है, इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में कितना पैसा देना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नियोजित विकास बोलते हैं। तो भाई भारत के अंदर जो है नियोजित विकास की पे सहमति, कौन कौन से कारण दिए गए थे भाई सहमति के लिए, ठीक है। तो कई सारे कारण दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से कौन कौन से कारण थे। तो भाई अधिकांश जो इसके बात करने वाले लोग जैसे उद्योगपति थे, इस बात पर सहमत थे कि भाई गरीबी को हम लोग को क्या करना है, हटाना है। सामाजिक और राजनीतिक क्या करना है दोस्तों, विकास करना है, ठीक है। और इसका विकास कौन करेगा, सरकार करेगी इसका विकास। फिर भाई एक बॉम्बे प्लान आया था, कई सारे उद्योगपति वगैरह जो थे ना, उन्होंने बोला कि भाई बॉम्बे प्लान का इन्होंने प्रारूप दिया, जिसमें बात किया गया था नियोजित विकास का, ठीक है। बॉम्बे प्लान यानी कि नियोजित विकास। अधिकांश नेताओं ने जो नियोजित अर्थव्यवस्था का क्या किया दोस्तों, सपोर्ट किया। तो इसी को बोलते हैं नियोजित विकास, है ना। उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ भाई देश के अंदर जो है हम लोग को जो है प्लानिंग करके जो है देश के अंदर विकास करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 15 आपका ये बात करता है। प्रश्न नंबर 16 क्या बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 बोलता है आपका कि 1952 में पहला आम चुनाव करवाना भारत के चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। भाई तो हम लोग को पता है 1952 के अंदर भारत के अंदर पहला आम सभा चुनाव हुआ था। तो भाई चुनाव कौन कराता है, तो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी भाई इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए, तो कई सारी समस्याएं थी। तो आप लोग को समस्याएं बताना, 2 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे आपको। तो 4 समस्याएं कौन कौन सी थी भाई, या 4 चुनौतियां कौन कौन सी थी। पहले तो भाई देखिए, देश का जो आकार था बहुत बड़ा था, इसमें लगभग 17 करोड़ वोट डालने वाले लोग थे, ठीक है। अधिकांश जो वोटर थे वो कैसे थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, उनको कुछ पता ही नहीं था दोस्तों कहाँ पर वोट होता है, उनको समझाना पड़ता था सारा। उसके बाद में उस समय लोकतंत्र केवल कुछ धनी देशों में ही कायम था
और बहुत से देशों में महिलाओं को भी क्या था, मताधिकार नहीं था। ऐसे में भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना कैसा था, जोखिम भरा था, ये एक चुनौती हो गई। उसके बाद में मतदाता सूची तैयार करना एक बहुत मेहनत वाला काम था, ये एक और चुनौती हो गई। उसके बाद में चुनाव आयोग को मतदान के लिए 1 लाख से अधिक अधिकारियों को क्या देना पड़ा था दोस्तों, ट्रेनिंग देना पड़ा था, है ना, ताकि वो अच्छी तरह से वोटिंग करा सके। आप लोग आज भी देखते हो जब इंडिया के अंदर वोटिंग होती है तो सारे जितने कर्मचारी होते हैं, टीचर से लेकर के क्लर्क, सब जो है इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, है ना। तो ये जो है समस्या था। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 कि भी आर्थिक वृद्धि और लोकतंत्र किस प्रकार भारत को अधिक सुरक्षा प्रदान करने में क्या है दोस्तों, सहायक है ना। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि भारत के अंदर पैसा, अर्थव्यवस्था किस तरह से जो है लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो भाई कई तरह से मजबूत करती है। कैसे मजबूत करती है, तो देखिए आर्थिक विकास जो होता है लोकतंत्र को विभिन्न तरीके से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि बड़ी संख्या में नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है ना। पैसा रहेगा देश के पास तभी तो गरीबी दूर करेगा, और जब गरीबी दूर हो जाएगा तो लोगों का जो है लोकतंत्र में विश्वास रहेगा। उसके बाद में भारी आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया गया है। आज आप भी आज लोग देखते होंगे कि भारत के अंदर कई सारे वोटर्स तो इसलिए वोट देने नहीं जाते क्योंकि वो सरकार को क्या समझते हैं, चोर समझते हैं, है ना। कहते हैं कि हम क्या फ़ायदा वोट दे करके, सरकार हमारे लिए कुछ करती तो है नहीं ना, सरकार हमारे लिए हॉस्पिटल बना रही है ना, एजुकेशन में कुछ कर रही है ना, पैसा सैलरी बढ़ रही है। अगर भारत सरकार ये तमाम चीज़ें करेगी तो लोग जो है वोटिंग ज़्यादा देंगे, तो लोकतंत्र क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा। और जो मानव सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ जनता को अपनी आवाज़ उठाने और सरकार तक अपनी मांगों तक समस्या पहुँचाने का अधिकार है। तो यही क्या है दोस्तों, आर्थिक वृद्धि लोकतंत्र को मजबूत करती है। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 18 क्या बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 आपका बात करता है कि भारत के किन्हीं 4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए जो अपना जो है 1 वर्ष से कम समय के लिए सत्ता में रहे, यानी कि अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए, 5 साल से पहले उनकी सरकार जो है गिर गई या वो प्रधानमंत्री पद से हट गए। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री दोस्तों, तो सबसे पहले आपके हैं गुलजारी लाल नंदा जी हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनको किसान नेता बोला जाता है भारत के अंदर, ठीक है। आप भारत के अंदर जो फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है तो इन्हीं की जन्मदिन पे किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों वीपी सिंह जी, कौन दोस्तों, वीपी सिंह जी। उसके बाद में चंद्रशेखर जी। तो ये 4 नेता हो गए प्रधानमंत्री जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये तो हम लोगों ने खंड ख डिस्कस कर लिया दोस्तों, जिसके अंदर हम लोगों ने 2-2 मार्क्स के बारे में बात किया। अब बात करेंगे खंड ग के बारे में। खंड ग में आपके कैसे सवाल आए थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो खंड ग के जो प्रश्न होंगे आपके कितने नंबर के होंगे, 4 मार्क्स। तो कम से कम आप लोगों को कम से कम इसके अंदर जो है 10 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो पहला ही सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भाई 1962 के चीन के आक्रमण का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। भाई 1962 के अंदर चीन ने जो है हम लोगों पे चुपके से आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हम लोग युद्ध हार गए। तो भारत की जो पॉलिटिक्स थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव क्या था, भारत चीन युद्ध ने देश और विदेश में भारत की छवि को कैसा नुकसान पहुंचाया दोस्तों, है ना। तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन जी, कैबिनेट से उन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में पहली बार सरकार के खिलाफ लोकसभा में क्या आया था दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे। तो पहली बार जो है संसद के अंदर उनके लिए खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस पर बहस हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में भारत चीन संघर्ष में भारत के विपक्षी दलों को प्रभावित किया, ठीक है। भारतीय नेता पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिवर्तनशीलता पर क्या, अब उस दिन से जो है भारत के नेता जो है अपने पड़ोसी देशों पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते थे। तो ये परिवर्तन आया दोस्तों। उसके बाद में बात करना 1900 प्रश्न नंबर 20, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण बताइए, है ना। प्रश्न नंबर 20 4 नंबर का है, तो कम से कम आपको 8-9 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो क्या क्या कारण थे दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये था भाई कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार करने की कोशिश की उसका विरोध किया गया है। सारा पैसा यूएसएसआर कहाँ पे लगा रहा था दोस्तों, हथियारों पे लगा रहा था, परमाणु हथियार पे लगा रहा था। उसके बाद में नेता कैसे हो चुके थे दोस्तों, भ्रष्ट हो चुके थे, ठीक है, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। उसके बाद में सोवियत प्रणाली कैसी थी दोस्तों, खुलेपन की अनुमति नहीं दे रही थी दोस्तों, है ना। और कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था कैसी रही दोस्तों, परेशान रही, है ना। शॉक थेरेपी की जिक्र कर सकते हो आप। तो ये तमाम आप इसके अंदर बातें कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है यूएसएसआर का क्या हो गया दोस्तों, विघटन हो गया। तो प्रश्न नंबर 20 भी आप लोग आराम से कर लोगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं सवालों के। तो पहला सवाल बोलता है कि भारत के भूटान के साथ अति विशिष्ट संबंध है। तो 2 उदाहरणों की सहायता से हम लोग इसके बारे में समझाना है। भाई हमारे जो पड़ोसी देश है भूटान, उसके साथ हमारे सबसे अच्छे संबंध के पीछे क्या कारण है। तो भाई बहुत सारे कारण हैं। भूटान जो है, भूटान के जो राजा हैं वो भारत के अंदर उनके साथ जो संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। पहला कारण तो है कि भूटान इतना छोटा है कि उसका किसी के साथ जो है विवाद वगैरह नहीं रहता है ना। भारत जो है दोस्तों, भारत जो है भूटान को क्या देता है दोस्तों, भारत जो है भूटान को बिजली देता है। क्या देता है दोस्तों, बिजली। वो अपनी बिजली खुद नहीं बनाती, हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं बिजली की, ठीक है दोस्तों।
और क्या बोल सकते हैं, और क्या मसले हैं दोस्तों। और हाँ, भारत के अंदर जो अलगाववादी है ना, अलगाववादी जो है वो जब भूटान के अंदर शरण लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ के जो राजा हैं वो जो है उनको जो है मार कर भगा देते हैं देश से। उनकी जो सेना वगैरह वहाँ से उनको भगा देती है, ठीक है, पनाह नहीं देती है। उसके बाद में भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी योजनाओं में क्या दोस्तों हाथ बटा रहा है। इस देश को विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान कौन देता है? भारत देता है, डोनेशन देता है दोस्तों, है ना। तो ये आपको बताना है, ये संबंध है हमारे भारत के भूटान के साथ। प्रश्न नंबर ख, इसी का ऑप्शन क्या बोलता है कि भारत की अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ समस्याओं के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। भाई जो है भारत के अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों, है ना। तो इसको आप लोगों को बताना है, जैसे कि ये हमारा जो है प्यारा भारत है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसके जो पड़ोसी देश हैं हम लोग को पता है कि भैया कौन कौन से देश है पड़ोसी। तो पड़ोसी देश यहाँ पर आपका नेपाल हो गया दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान हो गया दोस्तों, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो गया दोस्तों, ये आपका श्रीलंका हो गया। तो भाई क्या क्या पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो ये भारत का आकार बहुत बड़ा, ये शक्तिशाली है, जिसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर हमेशा शक बना रहता है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका क्या उठा रहे दोस्तों, फायदा उठा रहे, और भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक क्या अस्थिरता पैदा हो, और उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में क्या मिलेगा दोस्तों, प्रभाव। जिस तरह से चाइना है, चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, चाइना जो है इन छोटे देशों को जो है भारत के खिलाफ भड़का रहा है, और भारत को जो है चारों तरफ से घेर रहा है ना। स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की आप लोगों ने पॉलिसी पढ़ी होगी, किस प्रकार से जो है हिंद महासागर के अंदर चीन जो है चारों तरफ से भारत को घेर रहा है, और छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, दबदबा। तो इस तरह से भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ इस तरह के संबंध है। तो आप लोग को जो इस तरह से बताना है, अगर आप लोग ये वाला सवाल अटेम्प्ट करोगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22, ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। तो इसके अंदर बताना है कि भाई वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है। भाई भारत के अंदर जो वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, वैश्वीकरण होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका धन का, सामानों का, विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों, वैश्वीकरण कहलाता है। तो भारत के अंदर इसका जो है विरोध क्यों किया जा रहा है वैश्वीकरण के अंदर, वैश्वीकरण का दोस्तों, है ना। तो कई सारे कारण है भाई भारत के अंदर जो वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या दोस्तों, आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें, जो वामपंथी है ना हमारे देश के अंदर, उसकी आवाज़ें जो है राजनीतिक दलों, इंडियन सोशल फोरम की तरफ से भी उठती रहती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वैश्वीकरण भारत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद में औद्योगिक, श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के भारत में प्रवेश का विरोध किया दोस्तों, है ना। उसके बाद में कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास भी किया, और भारत ने इसका क्या किया दोस्तों, कड़ा विरोध करा। जो अमेरिकी हैं वो भारत की नीम का क्या कराना सकते हैं, पेटेंट करा करके दोस्तों उसकी दवाई बनाएंगे, और उसी दवाई को भारत के अंदर महंगे दामों में बेचेंगे, जिसकी वजह से जो भारत जो है इसका विरोध करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में भारत के अंदर कई सारी पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर वगैरह जो आ रहा है हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये वैश्वीकरण की वजह से तो आ रहा है। खान पान है जिससे कई सारी बीमारियां होती है, पिज़्ज़ा बर्गर, उसके बाद में और भी कई सारी संस्कृति वगैरह हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो है भारत वैश्वीकरण का क्या करता है दोस्तों, हमेशा विरोध करता है। जरूरी नहीं कि सारी हानि चीज़ें आती, कुछ फायदे वाली चीज़ें भी हैं भारत के अंदर वैश्वीकरण की, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कई सारी टेक्निक्स वगैरह हैं। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ख पार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका के बारे में बात कीजिए। भाई किस तरह से जो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन में जो है राज्य की भूमिकाएं जो बदल रही हैं उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, इसके अंदर आप लोग लिखिएगा कि भाई किस तरह से जो है पूरी दुनिया में अब कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिए। कि अभी पहले क्या होता था कि राज्य इंटरफेयर करता था हर मसले में, लेकिन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में राज्य जो इंटरफेयर नहीं करता। राज्य अब केवल कुछ कामों तक ही अपने आप को सीमित रखता है, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं आप कि कल्याणकारी राज्य की जगह बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को क्या करता है दोस्तों, निर्धारक बन गया है। इसी के साथ वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में क्या कमी नहीं आती, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को बतानी है, ठीक है। ये आप लोग को इस तरह से सवाल को डील करना है। फिर प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 बोलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। इस कथन को आप लोग को बताना है कि भाई क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब क्या होता है, कि देश के अंदर जो है अलग अलग जगह से अलग अलग संस्कृति के लोग जो है भारत के अंदर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, ठीक है, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी मांग को मांगते हैं। तो किस तरह से जो लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। तो भाई बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का तंत्र। अगर जनता को कोई समस्या होती है तो सरकार के सामने रखेगी कि नहीं रखेगी, है ना। तानाशाह थोड़ी ना देश के अंदर। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोलते हैं। तो इस वाले सवाल को आप किस तरह से डील करोगे, इस वाले सवाल को आप इस तरह से लिख सकते हो कि भैया
भारत में लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है और इन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता। इसके बाद में लोकतांत्रिक राजनीति दलों और समूहों के साथ लोगों को उनकी क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षाओं और विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर संबोधित करता है। ठीक है, और ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं को क्या देता है दोस्तों? मजबूती प्रदान करता है। जब देश के अंदर किसानों की बात सुनी जाती है, महिलाओं की बात सुनी जाती है, ठीक है, तो बाकी जो जनता है उनके अंदर आत्मविश्वास आता है कि भाई सरकार जो है उनके लिए है, सरकार उनकी बातों को सुन रही है, सरकार उनके मांगों को मान रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्रीय आकांक्षा है ना। इस तरह से आपको डील करना है। फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों पैसेज। आपके सामने कुछ पैसेज आएंगे, पैसेज को पढ़ करके आपको क्या देना है दोस्तों? प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पैसेज मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, पैसेज आप लोग को पढ़कर आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। तो पैसेज क्या बोलता है दोस्तों? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर कोई एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का क्या होता है दोस्तों? अधिकार होता है। ये एक कॉमन रूम या सामुदायिक केंद्र भी हो सकता है, पार्क या नदी भी हो सकता है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से अथवा क्षेत्र ऐसे भी हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझा तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? वैश्विक संपदा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज होगा। इसी पे आपके देखिए MCQs टाइप में सवाल दे रखे हैं, आपको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल बोलता है कि भैया वैश्विक संपदा का मतलब क्या है? वैश्विक संपदा का मतलब क्या है दोस्तों? तो वैश्विक संपदा का मतलब क्या होता है? वैश्विक संपदा का मतलब होता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा प्रबंधन के तहत संप्रभु क्षेत्र को वैश्विक संपदा बोलते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, 1992 रियो सम्मेलन को क्या बोला जाता है दोस्तों? ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ऊपर ही हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है कि भैया वैश्विक संपदा के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों जरूरी है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा सतत विकास के प्रति दृष्टिकोण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में भी। क्योटो प्रोटोकॉल को जो है कौन से दो देशों को इसकी बाध्यता से दूर रखा गया? तो चीन और भारत को इसकी बाध्यता से दूर रखा गया है ना। तो इस तरह से कितना आसान था पैसेज पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। फिर देखिए दोबारा आप मानचित्र वाले सवाल हैं। इसके अंदर देखिए मैप है आपके पास, ये इंडिया का मैप है। इसके अंदर 4 बिंदु हैं। अब इन प्रश्नों को पढ़ करके उन बिंदुओं के बारे में बताना है। तो पहला बिंदु बात करता है कि वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध था। तो भाई कहाँ से संबंध था उनका? उत्तर प्रदेश से था। कहाँ से संबंध था? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे दोस्तों। फिर अगला देखिए सेकंड क्या बोलता है कि वह राज्य जिससे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध था। तो कर्पूरी ठाकुर जी को इस साल जो है भारत रत्न दिया गया। तो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या बोलता है कि वह राज्य जिससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नटराजन अन्नादुरई का संबंध था। तो भाई कहाँ से संबंध था उनका दोस्तों? कौन सी जगह से उनका जो है संबंध था? तो आप लोगों को बताना है भैया, तमिलनाडु से संबंध था, सॉरी आंध्र प्रदेश से संबंध था उनका। फिर अगला वह राज्य जिससे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीवी गिरी का संबंध था। तो कहाँ से संबंध था दोस्तों? तो आपका तमिलनाडु से संबंध था। तो इस तरह से जो आप लोग को मैप का भी आंसर आप लोग को आसानी से देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? अगला प्रश्न जो होगा आपका पक्का कोई पिक्चर के ऊपर होगा। देखिए आपको कार्टून जो है दे रखा है, कार्टून को आपको देखना है और कार्टून को देख करके जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, कोई टफ चीज़ है क्या? कोई टफ चीज़ नहीं है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई लाल किताब को हाथ में पकड़े हुए नेता का नाम बताना है। तो भाई क्या नाम है इस नेता का? इस नेता का नाम है दोस्तों माओ। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? माओ की लाल किताब। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोलता है कि भाई चीन में लाल किताब से लाल टाई तक आने में क्या वैचारिक परिवर्तन हुए? तो भाई क्या वैचारिक परिवर्तन है दोस्तों? है ना, तो क्या वैचारिक परिवर्तन हुए कि भैया पहले थी चीन की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अब कैसी हो गई दोस्तों? खुली अर्थव्यवस्था हो गई, है ना। फिर प्रश्न नंबर 3, चीन में तब और अब के बीच किन्हीं 2 आर्थिक परिवर्तनों की बात कीजिए। भाई किस तरह से जो है आर्थिक परिवर्तन हुए? तो आपको बताना है भैया चीन में तब और अब में कौन कौन से आर्थिक परिवर्तन हुए। तो बताना है कि भैया चीन जो था 1972 से पहले एकांतवास के अंदर था। चीन किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता था, है ना। लेकिन 1972 के बाद चीन ने दबा करके किसके साथ? यूएसए के साथ दबा करके व्यापार करना शुरू किया, है ना। उसके बाद में और क्या बता सकते हैं कि 1973 में प्रधानमंत्री चौहान ने कृषि के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, आर्मी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया दोस्तों? आधुनिकीकरण लेके आए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करने लगे। उसके बाद में 1978 में जो है देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों को और खुले द्वार की नीति को अपनाया दोस्तों, जिससे कि चीन आज चीन बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 26 कार्टून वाले सवाल को भी डील कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आखिरी खंड है जिसके अंदर 6 नंबर के प्रश्न है आपके। कितने नंबर के? 6 नंबर के। 6 नंबर के प्रश्न है तो एटलीस्ट आपको 14-15 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है और किस तरह से इसको प्रश्नों को डील करना हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27,
प्रश्न नंबर 27 क्या बात कर रहा है दोस्तों कि भाई यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ से बदल करके एक ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक और सैन्य संघ का रूप लेने लग गया। इसके बारे में बताइए किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन है। कब बना था यूरोपियन यूनियन? तो ये बना था आपका 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 के अंदर जो है एक ये क्षेत्रीय संगठन बना था, लेकिन क्षेत्रीय संगठन से कई ज़्यादा बढ़कर ये आर्थिक हो गया, फिर राजनीतिक हो गया, फिर अमेरिका को टक्कर देने लग गया। तो कौन कौन सी बात इसके अंदर लिखना है? तो बताइए कि भाई यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय संघ ने राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर लिया। यूरोपीय संघ ने एक साझा झंडा बनाया, इनका अपना एक साझा झंडा है दोस्तों, राष्ट्रीय गान है दोस्तों, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा यूरो है इनकी, है ना। यूरोपीय संघ ने अपने देशों के संबंध में काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना रखी है। तो आप लोगों को बताइए कि भाई यूरोपियन यूनियन के अंदर एक देश है फ्रांस, जिसके पास परमाणु है, उसके बाद में फिर वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को बतानी है। उसके बाद में इसी का अगला सवाल ऑप्शन वाला क्या बोलता है कि भाई आसियान के किन्हीं 3 मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताइए। भाई आसियान हमें पता है कब बनाया गया था, 1967 के अंदर जो है आसियान की स्थापना की गई थी। तो आसियान को बनाने के पीछे क्या कारण थे दोस्तों? तो देखिए, आसियान जो है सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित क्षेत्रीय शांति की बात करता है दोस्तों, स्थिरता की बात करता है। आसियान देशों ने सदस्य देशों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने बोला कि हम बातचीत करेंगे। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आसियान शैली बोला जाता है। ये अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की बात करते हैं। ठीक है, और इसके सदस्य देश जो है एक दूसरे देश के अंदर शांति बनाए रखते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करते हैं और एक दूसरे के संप्रभुता का क्या करते हो तो सम्मान करते हैं। तो आपको ये बताना है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। तो ये इसमें देखिए, ये बात करता है कि समकालीन विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र की जरूरत के बारे में बताना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसा एक संगठन की हमें क्यों ज़रूरत है। तो भाई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। जिसके अंदर से सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला कारण है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के बीच में युद्ध होते रहते हैं, जैसे वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए कोई एक संगठन की ज़रूरत है हम लोगों को, है ना। और क्या बता सकते हैं दोस्तों? शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, कुछ देशों को ये आशा है कि संयुक्त राष्ट्र एक ध्रुवीय विश्व है जहाँ अमेरिका सबसे ताकतवर है, और ठीक है, अमेरिका की एक मनमानी चीज़ों को रोकने के लिए, उसके बाद में आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसके बाद में पर्यावरण कितने सारे मुद्दे उससे लड़ने के लिए, ठीक है, शरणार्थियों के मुद्दे पर लड़ने के लिए। तो इन सब मुद्दों की वजह से हम लोग को क्या ज़रूरत है? हम लोग को एक संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप लोग इस सवाल में उसकी भूमिका के बारे में बता सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व की कमी है। ठीक है भाई, तो इस कथन को आपको बताना है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर केवल 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो उसमें किस तरह से जो है रिफॉर्म, सुधार किए जा सकते हैं। तो आप लोग को इसके अंदर बताना है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि भैया सुरक्षा परिषद वर्तमान में राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों का ज़्यादा छाप रहती है और चंद देशों का इस डिसीजंस पे क्या रहता है दोस्तों? दबदबा रहता है, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, उसके बाद में सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। आप सोचिए कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप से एक भी देश सुरक्षा परिषद के अंदर नहीं है स्थायी सदस्यता के अंदर, न दक्षिणी अमेरिका से है। एशिया के अंदर 68 से ज़्यादा देश है, लेकिन चीन को केवल स्थायी सदस्यता दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के पास क्या है दोस्तों? वीटो की पावर है, लेकिन अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की पावर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर डिस्कस करनी है कि भाई क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या कमियां इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। प्रश्न नंबर 29 के अंदर देखिए, पूछ रहा है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के किन्हीं 4 परिणाम बताने हैं। यानी कि ब्रिटिश इंडिया का विभाजन 2 भागों में हुआ था दोस्तों। एक तो हुआ था आपका पाकिस्तान, एक हुआ था आपका भारत। तो बताना है कि भाई क्या क्या परिणाम रहे। तो भाई परिणाम जो थे बहुत भयानक थे। क्या क्या परिणाम थे दोस्तों? तो बताइए कि भैया ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के कारण बहुत बड़ी आबादी का क्या हो गया दोस्तों? आकस्मिक, अनियोजित, त्रासदीपूर्ण क्या हुआ दोस्तों? स्थानांतरण हो गया, इधर से उधर से इधर चले गए दोस्तों, है ना। और क्या बता सकते हो इसके अंदर आप लोग कि धर्म के नाम पर समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा गया दोस्तों, है ना। होलोकास्ट। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। उनको बॉर्डर पार करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों में अस्थायी रूप से शरण लेनी पड़ी। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उन्हें अपमानित किया गया। ठीक है, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ये तो आपको विभाजन के बारे में बताना है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया प्रश्न। फिर इसी का ऑप्शन में दे रखा है कि भाई मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के लिए उत्तरदायी घटनाओं के बारे में बताना है कि भाई किस प्रकार से
जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के अंदर टोटल कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें थी। ठीक है, जिसमें से 4 रियासतें जो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। तो कौन कौन सी थी दोस्तों? तो आपकी जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी दोस्तों, उसके बाद में मणिपुर था, उसके बाद में हैदराबाद था। लेकिन मणिपुर जो है बाद में भारत के अंदर शामिल हो जाता। तो किस तरह से शामिल हुआ, आपको तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। तो कैसे शामिल हुआ दोस्तों? तो देखिए, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा जो थे बोध चंद्र सिंह ने जो है भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। ठीक है, और उनके बदले में उन्हें आश्वासन दिया गया कि भाई मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर रियासत में संवैधानिक क्या कायम हो गया, राजतंत्र कायम हो गया। मणिपुर भारत का क्या बना दोस्तों? पहला भाग जहाँ सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, जहाँ पर लोगों ने पहली बार वोट दे करके जो है किसी देश का हिस्सा बने थे। ठीक है, मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर क्या बनाया दोस्तों? दबाव बनाया। तो इस तरह से जो है मणिपुर जो है भारत के अंदर क्या हो गया दोस्तों? शामिल हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 29 भी होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 के अंदर भी 2 सवाल दे रखे हैं। तो इसके अंदर बात करना है कि 1989 से लेकर 1999 के बीच में भारत में किन्हीं घटी 4 घटनाओं के बारे में बताना है। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी दोस्तों भारत के अंदर, उसके बारे में जो है डिस्कस करना है हम लोगों को। तो कौन कौन सी घटनाएं घटी थी दोस्तों? तो देखिए, कई सारी घटनाएं घटी थी। सबसे पहली घटना कि भैया 1989 में भैया लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, उसके अंदर किसको हार मिल गई थी? कांग्रेस जो बुरी तरह से हार गई थी दोस्तों। उसके बाद में सेकंड घटना क्या हुई थी कि भाई राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो गया था? मंडल मुद्दा, मंडल कमीशन आया था जिसने जो है ओबीसी को आरक्षण देने की बात की थी दोस्तों। उसके बाद में अगला क्या है दोस्तों कि नए आर्थिक सुधार किए गए थे। आप लोगों को पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर कि भैया आपका 1991 के अंदर क्या किया गया था? एलपीजी सुधार किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में क्या घटना घटी थी कि भाई मई 1991 में जो राजीव गांधी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जो है लिट्टे वालों ने जो है हत्या कर दी थी दोस्तों, है ना। लिट्टे वालों ने जो है हत्या कर दी थी। तो ये 4 घटनाएं थी जो भारतीय राजनीति के अंदर घटी थी 10 सालों के बीच में। ठीक है, 89 से लेकर 99 के बीच में। अगला प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों कि भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के बीच कौन कौन से मुद्दों के ऊपर हमेशा सहमति बनी रहती है ना। सारे जो हैं बिल्कुल कोऑपरेटिव रहते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जो है इनका हमेशा सहमति बना रहता है। तो कौन कौन से मुद्दे दोस्तों? पहला मुद्दा तो देखिए, आर्थिक नीतियों के ऊपर जो है वो लोग हमेशा सहभागिता दिखाते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां अन्य पिछड़ी जातियों और सामाजिक दावों को उनकी बात करते हैं कि भाई जो पिछड़ी जाति है उनका विकास होना चाहिए। महिलाओं के विकास के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में और क्या बात करते हैं दोस्तों कि भाई देश को जो है आगे बढ़ाना है। तो ये तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है ये आपकी राजनीतिक पार्टियां हमेशा साथ में रहती हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने आप लोग को जो है एक एक सवाल सॉल्व किया है। आप लोग को बताया कि किस तरह से आप लोग को जो है पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह के सवाल आएंगे दोस्तों। तो इससे आप लोग ना केवल प्रैक्टिस इसी तरह से कर पाओगे, आप लोग को जो है क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कितने कितने नंबर के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग पसंद आई वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को क्या ठीक नहीं लगा, मैं उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। तो इसी तरह से जो है वीडियो पर बने रहिए। अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए। अब मैं जो है ज्योग्राफी का भी जो है इसी तरह से पेपर को एनालिसिस कराऊंगा प्री बोर्ड का।